बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हमारा 12th क्लास का चैप्टर 13 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। उसका भाग 2 हम आज पढ़ेंगे। भाग 1 आप पहले ही देख चुके हैं, जिसमें गांधी जी ने कैसे भारतीय राजनीति में अपनी शुरुआत की। 1915 में वो भारत आए और भारत भ्रमण किया। 1916 में उन्होंने बीएचयू में जो अपना भाषण दिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो सारा हमने जाना था। आज हम उससे आगे का जानेंगे कि किस प्रकार वे एक राष्ट्रीय नेता बने। महात्मा गांधी एक जनवादी नेता के रूप में उनकी भूमिका। जनवादी नेता कौन सा होता है बेटा? जो जनता के तरीके से बोले, जनता के हिसाब से बोले, वो जनवादी नेता होता है, जो जनता की आवाज़ को उठाए। तो इसमें हम देखते हैं गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम और जन आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधि बना दिया। इसका मतलब है, जो राष्ट्रीय आंदोलन पहले केवल कुछ ही वर्गों में सीमित था, उन्होंने उसको जन आंदोलन बना दिया। वो कैसे किया? पहले केवल हाई सोसाइटी के आदमी ही इसमें थे कि हमको आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? कुलीन वर्ग से लेकर किसानों, मजदूर वर्ग तक समाज का इसमें हर वर्ग शामिल था। पहले कौन थे? केवल कुलीन वर्ग। गांधी जी ने फिर किसानों को और मजदूर वर्ग को भी, और बाकी समाज के जो आम नागरिक थे, उनको भी इसमें शामिल कर दिया। अब देखो, पहले भाई हाई फाई सोसाइटी के आदमी तो कितने होंगे? 100 में से 2 होंगे। अब अगर आम इंसान को भी इन्होंने इसमें शामिल कर दिया तो 100 में से लगभग 80-90 आदमी इससे जुड़ जाएंगे। और जब किसी भी आंदोलन में वहाँ की जनता जुड़ जाए तो वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। अब लोगों ने महात्मा गांधी का सम्मान किया और महात्मा कहकर उनको आगे बढ़ाया, उनकी सराहना की। और लोग बड़े खुश इसलिए थे गांधी जी से कि उन्हें लगता था कि वे उनके जैसे कपड़े पहनते थे, उनकी भाषा बोलते थे। अब पहले वाले नेता क्या थे? ज़्यादातर सूट बूट पहनकर आते थे, अंग्रेजी में भाषण देते थे। तो वो भाई आम इंसान को तो कहाँ समझ आना था। और अब आम इंसान को ये लगा कि गांधी जी उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और उनके साथ पहचान रखते हैं। यानी गांधी जी ने अपनी पहचान एक आम नेता के रूप में बना ली थी। गांधी जी साधारण धोती या लंगोट में लोगों के बीच में आते थे। धोती हो गई, लंगोटी हो गई, जो एक उस वक्त की एक आम व्यक्ति की वेशभूषा होती थी। गांधी जी भी यही कपड़े पहनते थे। इसका कारण क्या था? कि वो अपने आप को बाकी लोगों से कुछ अलग नहीं मानते थे कि भाई मैं कोई बड़ा नेता हूँ, इसलिए मैं बढ़िया कपड़े पहनूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। वो चरखे पर भी अपना दिन का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर खर्च करते ही करते थे। और बाकियों से भी बोलते थे कि भाई चरखे पर अपना दिन का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर लगाओ। इसका एक बेनिफिट क्या हुआ था कि पहले भारत में जैसे जाति व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा थी उस वक्त, और ये माना जाता था जो दिमागी काम करता है वो तो श्रेष्ठ व्यक्ति है, और जो मैनुअल श्रम यानी कि अपना मेहनत का काम करता है, शारीरिक श्रम से काम करता है, वो उतना अच्छा नहीं है। अब गांधी जी ने सबको कहा, अपने जितने भी अनुयायी थे, कि भाई चरखा चलाओ। अब जो ऊंची जाति के भी लोग थे उन्होंने भी चरखा चलाया, तो उनके मन से ये भेदभाव जाता रहा और भारत में जाति व्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने लगी। अब तक जिन किसानों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई थी, गांधी जी ने उन किसानों को उद्धारकर्ता के रूप में पहचान दिलाई कि जो भारत का उद्धार कर सकता है और दमनकारी करों, जो टैक्स लगा रहे थे, और अधिकारियों से बचा सकता है और उनके जीवन की गरिमा को और स्वायत्तता को बहाल कर सकता है। यानी इन्होंने किसानों को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया, वेटेज दी। और जो गांधी जी की तपस्विनी जीवन शैली शैली थी और हाथ से काम करने का प्यार, यानी कि वो कोई भी काम करते हुए ये नहीं सोचते थे ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। वो टॉयलेट भी अपने आप साफ कर लेते थे, जो कि उस वक्त ये माना जाता था कि एक जाति विशेष का ही काम है। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई सभी व्यक्तियों को अपना काम स्वयं करना चाहिए। जो गरीब थे, किसान थे, उनके लिए गहरी सहानुभूति थी। और इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी आम लोगों के बीच में काफ़ी हिट हो गए थे। क्वेश्चन बेटा ये आ सकता है कि महात्मा गांधी किन वजहों से एक राष्ट्रीय नेता बने या लोगों के बीच में इतने प्रसिद्ध थे? तो आंसर क्या दोगे? उसमें ही आप कारण बता दोगे कि वो लोगों की तरह ही, सामान्य लोगों की तरह कपड़े पहनते थे, जैसे धोती और लंगोटी पहनते थे, उन्हीं की तरह बात करते थे।
शारीरिक श्रम करने में वो कोई संकोच नहीं करते थे, ये सारी बातें। आगे देखते हैं। उस वक्त भारत में बहुत सारी रियासतें भी होती थी, राजे रजवाड़े। तो उनमें भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडल नाम की एक श्रृंखला स्थापित की गई। और एक और बढ़िया बात क्या की कि ये गांधी जी ने संचार का माध्यम चुना मातृभाषा, यानी अपने जो भाषण देते थे वो स्थानीय भाषा में देने की वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको समझ पाएं। और प्रांतीय कांग्रेस समितियां भाषाई क्षेत्र पर आधारित थी। जैसे देखो भाई, अब महाराष्ट्र में जो कांग्रेस स्थापित होगी, अगर वो मराठी भाषा बोलेंगे तो वहाँ के ज़्यादा लोग उनसे जुड़ेंगे। पंजाब में अगर पंजाबी बोलेंगे कोई भी एक पार्टी, तो उससे लोग अपने आप का बढ़िया जुड़ाव महसूस करेंगे। दिल्ली में अगर कोई आके अंग्रेजी में भाषण देके चला जाए, या ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदी आती ही ना हो, तो वो हमारा क्या भला सोच सकता है? हम यही सोचेंगे ना, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारी भाषा को जानता हो, समझता हो। तो गांधी जी इसी चीज़ के हिमायती थे। गांधी जी को 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया। ये बेटा रिहा किया 1924 में, और इनको जेल में डाला गया था असहयोग आंदोलन के बाद 1922 में, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब वो जेल से बाहर निकलने के बाद घर के बाहर खादी के प्रचार और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। वो बेटा केवल एक राजनेता ही नहीं थे, इसके साथ साथ वो एक समाज सुधारक भी थे। और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने खादी का प्रचार किया। अस्पृश्यता, पहले छुआछूत होती थी बेटा, उसको इन्होंने खत्म करने की काफ़ी कोशिश की। और उनका मानना था कि भारत को एक दूसरे और धार्मिक सद्भाव के लिए, एक दूसरे के लिए और धार्मिक सद्भाव के लिए अस्पृश्यता, बाल विवाह जैसी बुराइयों से मुक्त होना आवश्यक है। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी गांधी जी ने काफ़ी प्रयत्न किए। उन्होंने भारतीय मोर्चे को आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर होने का जोर दिया कि भाई भारत है, किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया। खादी एक प्रकार का कपड़ा होता है, और मिल निर्मित कपड़ों के खिलाफ थे कि भाई मिलों में बना हुआ कपड़ा नहीं हम पहनेंगे, हम खादी से बना हुआ कपड़ा पहनेंगे। और इसलिए वो रोज स्वयं भी चरखा चलाते थे, और अपने जो अनुयायी थे या एक आम भारतीय था उससे बोलते थे कि भाई चरखा चलाओ तुम भी। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने लास्ट भाग में भी पढ़ा था, अब एक बार देख लेते हैं। 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। ये नील बोआते थे वहाँ के किसानों से, और उनको सही उनका मूल्य नहीं मिलता था। तो ये बिहार में है चंपारण। तो इन्होंने गांधी जी के पास अपनी फरियाद दी किसानों ने, और गांधी जी ने वहाँ पर जाकर ये आंदोलन चलाया। अगले ही साल उन्होंने अहमदाबाद में कपड़ा मिल के जो श्रमिक थे उनके लिए आंदोलन चलाया कि भाई इनको बढ़िया काम की कंडीशंस मिले, बढ़िया पैसा वैसा मिले, वो सारी। और खेड़ा आंदोलन भी उसी में था। ये भी गुजरात में था बेटा, खेड़ा जो आंदोलन था ना ये। पहला विश्व युद्ध तुमको मालूम ही होगा ज़्यादातर बच्चों को, 1914 में आरंभ हुआ और 1918 में ये समाप्त हुआ। तो इस युद्ध में भारत ने सीधे सीधे तो भाग नहीं लिया, लेकिन क्योंकि भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था, इसलिए भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए दूसरे देशों में भेजा गया। इंडियंस को उम्मीद थी कि भाई देखो हम ऐसे मौके पर इंग्लैंड की सहायता कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की सहायता, तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे जब एक बार युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो इसी दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप की स्थापना की। इसमें क्या होता है बेटा, सामान्य नागरिकों के अधिकार कम हो जाते हैं। एक तरीके से ये इमरजेंसी इन्होंने लगा दी थी। जब युद्ध खत्म हो गया तो एक रॉलेट समिति बनी, और उस समिति ने सिफारिश की कि भाई अब भी इन नीतियों को जारी रखा जाए। तो देखो युद्ध के दौरान तो चलो ठीक है, लेकिन युद्ध खत्म हो गया और इंडियंस ने उनका साथ भी दिया, फिर भी अगर भारत में ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लगाएंगे तो ये तो गलत बात थी। इसके जवाब में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ भारत बंद का एक देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया। पंजाब में काफ़ी तीव्र विरोध था इस रॉलेट एक्ट का, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों का बहुत बढ़ चढ़कर साथ दिया था। पंजाब जाते समय गांधी जी को हिरासत में ले लिया और बाकी कांग्रेस के नेताओं को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब 13 अप्रैल 1919 की बात है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, लोग बैठे हुए थे।
इस एक्ट के विरोध में ही। और वहाँ पर जनरल डायर आया, एक अंग्रेजी ब्रिटिश था डायर। इसने आकर क्या किया, एक ही गेट था वहाँ पर, तो वहाँ पर तोप रख दी और अपने जो सैनिक थे उनके पास मशीन गन वगैरह थी, गोलियां थी, और जो इंडियंस थे वो निहत्थे थे, उसमें औरतें भी थी और बच्चे भी थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दे दिया और जिसमें लगभग 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे घायल हुए। अब इस हरकत से पूरे इंडिया में विरोध बहुत ज़्यादा भड़क गया कि भाई ऐसे निहत्थी भीड़ पर तुम गोली चलवा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। एक्चुअल में रॉलेट सत्याग्रह ही एक वो पहला हम आंदोलन मानते हैं जिससे महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता बन गए। इससे पहले क्या था कि वो जैसे पहले चंपारण में गए या अहमदाबाद में या खेड़ा में, तो लोकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये दे रहे थे। लेकिन रॉलेट जो एक्ट था वो तो पूरे भारत के लिए परेशानी का सबब था। अब गांधी जी ने उसका विरोध किया, तो इस समय वो पहली बार एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आए, एक ऐसा नेता जो पूरे भारत को एक साथ लेकर चलता था। और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। इसके अंतर्गत क्या था कि ब्रिटिश सरकार के जितने भी ये सभी स्वैच्छिक संघ थे उनका त्याग करने के लिए कहा गया कि भाई सरकारी नौकरी को छोड़ दो, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करो, सरकारी कॉलेजेस का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करो, ये सारा। और गांधी जी को ये लगा था कि यदि असहयोग प्रभावी ढंग से किया जाए तो ब्रिटिश 1 वर्ष के भीतर भीतर देश को छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कुछ घटना ऐसी घटी कि ये आंदोलन बीच में ही बंद करना पड़ा। असहयोग के साथ एक खिलाफत आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का तो बेटा पता ही चल गया कि गांधी जी अब भारत को स्वराज दिलाने के लिए और एक बड़ा आंदोलन चलाना चाह रहे थे आज़ादी दिलाने के लिए। इसके साथ ही मुस्लिमों का एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, वो भी गांधी जी ने इसको अपने साथ जोड़ लिया ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। खिलाफत आंदोलन क्या था, जो तुर्की के सुल्तान होते थे उनको खलीफा घोषित किया जाता था। खलीफा मुस्लिम वर्ग में मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा नेता, धार्मिक नेता होता था। ये तुमने पिछले साल 11वीं क्लास में पढ़ा ही था। तो पहले विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की के सुल्तान थे उनसे खिलाफत का पद ले लिया। तो इसी के विरोध में पूरे विश्व में के जो मुसलमान थे वो विरोध जता रहे थे, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का नेतृत्व दो मुस्लिम थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था और खिलाफत के सम्मान को वापस लाने के लिए कह रहे थे। अब गांधी जी क्या चाह रहे थे कि दो प्रमुख धार्मिक स्मारक यानी कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय मिलकर इस औपनिवेशिक शासन का अंत कर सकते थे। औपनिवेशिक शासक यहाँ पर कौन सा है, अंग्रेजी शासन। अब छात्रों ने स्कूलों कॉलेजों में जाने से इनकार कर दिया, वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया। कहाँ गया, ये रहा। वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया, छात्रों ने स्कूलों कॉलेज में जाना बंद कर दिया, और श्रमिक जो थे, मजदूर वर्ग, उन्होंने हड़ताल की। जो आंध्र प्रदेश में जनजाति थी जो जंगलों में रहते थे उन्होंने वन कानूनों का उल्लंघन किया, और अवध में किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया। अब महात्मा गांधी जी की जो जीवनी लिखी गई, तो एक अमेरिकी लेखक थे लुई फिशर। नाम याद रख लें बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो उन्होंने क्या कहा है इस आंदोलन के विषय में, असहयोग है वो भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। यह शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था कि भाई क्योंकि शांतिपूर्ण था तो इसलिए ये इसका नेगेटिव साइड थी, लेकिन प्रभाव के मामले में बहुत पॉजिटिव था। इसने इनका त्याग, आत्म अनुशासन में प्रवेश किया और इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। यानी ये आंदोलन काफ़ी प्रभावशाली रहा था। अब हुआ क्या, फरवरी 1922 में यूपी में एक जगह है चौरा चौरी, वहाँ पे लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया जिसमें काफ़ी सारे कांस्टेबल जिंदा जल गए, अंग्रेज जो थे वो जिंदा जल गए। अब इस घटना के बाद गांधी जी का मन इस आंदोलन से हट गया। इसका कारण ये था कि वो जानते थे कि अहिंसा का आंदोलन चलाएंगे तो आगे तक चल जाएगा, लेकिन अगर हिंसा होने लगी तो भाई अंग्रेज़ों के पास ताकत तो ज़्यादा थी ही, वो इंडियंस को कुचल सकते थे। उनके पास मशीन गन, तोप और बहुत सारी उनके पास असला बारूद वगैरह होता था। तो गांधी जी को मालूम था कि भाई अब अगर मैं इस आंदोलन को चलाऊंगा तो देश में और भी ऐसी घटनाएं होंगी
और जिसमें बहुत सारे इंडियंस भी मारे जाएंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया और गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी बड़ी अजीब सी बात है कि इन्होंने ही इस आंदोलन को बंद करवाया फरवरी में चौरा चौरी की घटना के बाद, और फिर अगले ही महीने इनको जेल में डाल दिया गया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया, 6 साल की सजा मिली, लेकिन इनको 1924 में छोड़ दिया। जो जस्टिस थे ब्रूमफील्ड, जिन्होंने इनको सजा दी, तो वो कह रहे थे कि भाई अगर किसी कारण से इनको जल्दी छोड़ दिया जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। तो बेटा ये हमने असहयोग, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी कैसे एक राष्ट्रवादी नेता बने उसके बारे में पढ़ा। अगले चैप्टर में हम नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जानते हैं के नाम से जानते हैं, और दांडी मार्च वगैरह इत्यादि, ये सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।